जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, पढ़ाइयों में लगे होंगे, बिहार दरोगा की तैयारी में अच्छे से। तो देखिए, ये ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का हमारा ये बुक है और इस बुक से हम लोग आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करेंगे। ये रोशन आनंद सर के द्वारा ये किताब निकाली गई है। ज्ञानधारा पब्लिकेशन जो है, इस पब्लिकेशन हाउस से ये प्रिंट हुआ है और आप देख सकते हो कि बहुत सारा 2022 से लेकर 2008 तक, यानी 2008 से लेकर 2022 तक जितने भी परीक्षाएं हुई हैं दरोगा की, है ना, उससे संबंधित सारा का सारा यहाँ सवाल दिया गया है। मोटा मोटी 18-19 यहाँ पे आपको सेट देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बारी यहाँ से देख लीजिए कंटेंट में। आपको अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और जूम करके दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे टोटल ओवरऑल अगर हम बात करें 18 सेट दी गई हैं। ठीक है, 18 सेट्स यहाँ पे दी गई हैं और हम लोग आज सेट नंबर प्रथम हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेट स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस बुक का खासियत ये है ना, इसमें इतना बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि अगर आप हर एक सेट को अच्छे से पढ़ जाते हैं फिर आपको किसी और चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। इतना बेहतरीन तरीके से यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है, ज़बरदस्त तरीके से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हमारा प्रथम सवाल जो यहाँ पे बोल रहा है, उससे पहले मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। चलिए, प्रथम सवाल हमारा बोल रहा है, सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। सत्रिया की बात हो रही है। देखिए, सत्रिया जो है हमारा असम का नृत्य शैली है। अच्छा, इससे संबंधित हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको जो है पूरा डिटेलिंग यहाँ करा दें, लेकिन सारा डिटेलिंग कराएंगे बहुत समय चला जाएगा, इसलिए हम कोशिश करेंगे रिलेटिव जो जितना भी है डिटेलिंग उसको कराते हैं। देखिए, इसका डिटेलिंग बहुत मस्त है इस किताब में। ठीक है, देखिए, सत्रिया असम की शास्त्रीय नृत्य शैली है और यह 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में एक है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी टाइप दिया गया है नृत्य शैलियों का, जैसे भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, ओडिसी है ना, कथकली है, कथक नृत्य है, मणिपुरी नृत्य है और मोहिनी अट्टम है। ठीक है, अब देखिए एक बारी हम लोग ये सारा नृत्य होता कहाँ है इसको देख लेते हैं, है ना। इसमें ये भी दे दिया गया है कि कौन कौन इसके मुख्य रहे हैं। देखिए, भरतनाट्यम ये मुख्य रूप से दक्षिण भारत के तमिलनाडु एरिया में होता है, आपको बस इतना जानना है। ठीक है ना, ओके। चलिए, ओके, देखिए अब यहाँ कुचिपुड़ी की बात करते हैं। कुचिपुड़ी देखिए आंध्र प्रदेश का ये प्रसिद्ध नृत्य है कुचिपुड़ी, है ना, और इसका आधार भारत मुनि का नाट्य शास्त्र माना जाता है। ठीक है, इसे कलाकारों का नाम हम लोग उतना डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है। ओडिसी देखिए, ये उड़ीसा में प्रचलित नृत्य कला की प्राचीन शैली है ना, और इसमें नृत्य के माध्यम से समर्पण का भाव धारण किए नृतक जो है ईश्वरीय स्तुति प्रस्तुत करते हैं। कथकली देखिए, ये केरल से संबंधित है। ठीक है, और ये सुप्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। तो बेसिकली कथकली कहाँ संबंधित है, केरल से रिलेटेड है। ओके, अब देखिए कथक नृत्य की बात करने, भाई कथक नृत्य कहाँ संबंधित है, तो उत्तरी भारतीय शास्त्रीय नृत्य है कथक नृत्य। ठीक है, छठा है हमारा, देखिए मणिपुरी नृत्य। ये ऑब्वियसली नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि ये भारत का एक प्रमुख नृत्य शास्त्र और इसका उत्पत्ति स्थल जो है मणिपुर में, क्योंकि मणिपुरी यहाँ नाम में ही है ना। अब देखिएगा, इसमें जो है ना, इस नृत्य में मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर यह आधारित होता है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग की बात करी जाती है मणिपुरी नृत्य में। ये आपके इंपॉर्टेंट जानने लायक है, इसे कलाकार वगैरह रहने दीजिए, वो जानने लायक नहीं है। मोहिनी अट्टम, यह केरल राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है जो अभी भी काफी लोकप्रिय है। ठीक है, तो इस बुक का जो है पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूरा बुक का पीडीएफ डाला हुआ है। ठीक है, 283-84 पन्नों का मतलब पीडीएफ प्रॉपर बना के डाला हुआ है। आप लोग चाहें तो जाके डाउनलोड करके देख लीजिएगा, अदरवाइज हमारा वीडियो आ रहा है, वीडियो में देखते रहिए, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 2 देखिएगा, भारत में प्रथम उर्वरक स्थापित किया गया था। भाई ये किया गया था सिंदरी में। बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक जो है कहाँ पे, सिंदरी में 1951 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, और प्रथम उर्वरक कारखाना 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में हुआ था। भारत विश्व में उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। फर्स्ट है चाइना, सेकंड है अमेरिका, तब थर्ड पे इंडिया आता है, ये ध्यान रखिएगा। पोटेशियम फर्टिलाइजर की पूरी आयात किया जाता है ना, बेसिकली इंडिया में जो उर्वरक की बात करें। और भारत में सहकारी स्वामित्व वाली पहली उर्वरक कारखाना जो है स्थापित हुआ था 1951 में। कहाँ हुआ था, सिंदरी में हुआ था, जो कि अभी करेंटली बिहार में अपने स्टैब्लिश्ड है। चलिए नंबर 3 देखते हैं हम लोग।
किसी तत्व के समस्थानिक से मतलब क्या है? तो किसी भी तत्व के समस्थानिक से मतलब होता है, देखिए, उस तत्व के वे परमाणु जिसका द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, है ना, जिसका द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। समस्थानिक यानी आइसोटोप्स, तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या असमान होता है, उसको समस्थानिक कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझिएगा, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है, तीनों समस्थानिक का नाम यहाँ पे देखिएगा। पहला है प्रोटियम, इसका जो है रासायनिक सूत्र ये होता है 1H1, ड्यूटीरियम 1H2 इसका रासायनिक सूत्र, और तीसरा होता है ट्राइट्रियम। तो यहाँ देखिए समस्थानिक यानी आइसोटेप्स के 3 टाइप्स होते हैं, या तीनों टाइप आपने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा डिटेलिंग के लिए आप लोग एक बारी जो है जाके डेफिनेटली ही देख लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल को, ठीक है, सारा का सारा आपको पूरा बुक में मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत की थी? ठीक है, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था? तो देखिए गुरु अंगद देव ने जो किया था, ठीक है। इन्होंने ही गुरु नानक द्वारा प्रारंभ की गई लंगर व्यवस्था को भी स्थायी बनाया था, ठीक है। यहाँ से आपका 2-3 सवाल रेडी हो जाता है। देखिए लंगर व्यवस्था किसने शुरू किया था? तो गुरु नानक ने लंगर व्यवस्था शुरू किया था, ठीक है। अब एक सवाल तो यहाँ ये है कि गुरुमुखी लिपि जो है गुरु अंगद देव इन्होंने स्टार्ट किया था। अब यहाँ से तीसरा सवाल एक और बनता है कि लंगर व्यवस्था को स्थायी कौन बनाया? तो गुरु अंगद देव बनाए। स्टार्ट कौन किया? गुरु नानक जी किए थे। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक सिख धर्म के प्रणेता होते कहे जाते हैं। इनका जन्म आधुनिक नानकाना साहब पाकिस्तान के तलवंडी जिले में हुआ था 15 अप्रैल 1469 को। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, है ना, 1699। ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, अभी अभी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट सब है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नंबर 5 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। हिमालय से निकलने वाली नदियां 12मासी नदियां हैं और हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है, ठीक है। देखिए इसका जो करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की पुष्टि करता है, ठीक है, आर ए को बिल्कुल सही ठहराता है। डिटेलिंग देख लेते हैं। भारतीय अपवाह तंत्र में उनके छोटी बड़ी नदियां शामिल हैं और ये बड़ी भू आकृतियों के उद्गम विकास प्रक्रिया का तथा वर्णन प्रकृति के लक्षणों का परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई हैं, है ना। चलिए नंबर 6 देखते हैं हम लोग। बहुत लंबा डिटेलिंग है, तो अगर आपको करवाएंगे बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं आपके साथ जो इंपॉर्टेंट है वो सारा मैं करवाऊंगा, है ना। और काइंडली आप लोग वीडियो पूरा देखिए। वीडियो आप लोग 4-5 मिनट देख के छोड़ के चले जाते हैं तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तो आप भी थोड़ा देखने में मेहनत करिए, आपके काम ही आएगा। नंबर 6 देखिए, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों से मान्यता मिलनी चाहिए? देखिए 4 राज्यों से मान्यता मिलनी चाहिए। इसका डिटेलिंग अच्छे से देख लेते हैं हम लोग, देखिएगा। सॉरी, तो किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए 4 राज्यों से मान्यता मिलनी कंपलसरी है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जाता है ना। राष्ट्रीय दलों का दर्जा हासिल करने के लिए जो इंपॉर्टेंट जो बातें होती हैं, आवश्यक शर्तें होती हैं, वो देखिएगा। पहला शर्त होता है लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों को का जो है 6% इनको प्राप्त करना होगा, ठीक है, किन्हीं भी 4 अथवा अधिक राज्यों में। उसके बाद है इसके अलावा इसे किसी एक राज्य अथवा राज्यों की विधानसभा में कम से कम 4 सीटें जीतनी कंपलसरी होंगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट क्या दिया गया है। लोकसभा में 2% सीटें, लोकसभा में 2% सीटें हो और ये कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से हासिल की गई हो, है ना। या तो वो एक राज्य में 4 सीटें जीतेंगे, या तो लोकसभा में जितनी वोटिंग पड़ी है उस वोटिंग का कम से कम 2% इनको सीट प्राप्त होना चाहिए, या कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में इनको ये मिला के हासिल होना चाहिए 2%, ठीक है। अब देखिए निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है और इसका वर्णन संविधान के भाग 15 में किया गया है, आर्टिकल 324 से 29 तक में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 7 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था देखिए कृषि ऋण के अंतर्गत, ठीक है। अब भारत में पहला सहकारी आंदोलन ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि ऋण के साथ आरंभ हुआ था। कब हुआ था? 1904 से 11 ईस्वी में, ठीक है। सहकारी आंदोलन पहला जो स्टार्ट हुआ था, और 1903 ईस्वी में समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा 1904 ईस्वी में पहला सहकारी ऋण सहमति अधिनियम पारित भी कर दिया गया था, ठीक है। नंबर 8 हम लोग देखते हैं।
निम्बू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये है देखिए सिंधु नदी के ऊपर में, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्बू बाजगो ये सिंधु नदी पर है, कहाँ है? लद्दाख जम्मू कश्मीर में है। अब देखिए यहाँ पे एक और है कोयना परियोजना। कोयना परियोजना कोयना नदी महाराष्ट्र में है और ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध भी है। ये जो है देखिए 1920 में ये बना था और 1920 में माफ कीजिएगा, एक्सट्रीमली सॉरी, 1920 मेगावाट बिजली का ये उत्पादन करता है। ठीक है, ये जो महाराष्ट्र में कोयना बांध है ये 1920 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। इसका निर्माण 1863 में हुआ था। ठीक है जी, चलिए भारत के कुछ नदी घाटी परियोजना इंपॉर्टेंट है, उसको देखते चलते हैं। भाखड़ नागल परियोजना सतलज नदी पर है, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है ये। फिर पोंग बांध पर है, पोंग बांध परियोजना है, व्यास नदी पर यह क्रियान्वित किया गया हुआ है पोंग बांध परियोजना, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर उकाई परियोजना है, ठीक है, और ये उकाई परियोजना गुजरात के ताप्ती नदी पर है। और बाणसागर परियोजना देखिए सोन नदी पर स्थित है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? किसी वस्तु के कीमत में वृद्धि से मतलब है मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। ठीक है, तो डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो जाती है, अर्थात वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग अधिक होती है, तो कीमत जो है सतत रूप से बढ़ती है और मुद्रा मूल्य घटता है, जिसे हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं। नंबर 10 देखते हैं। चलिए नंबर 10 में है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? तो ये देखिए दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा मंच। ठीक है, ये अंबेडकर जी के द्वारा नहीं किया गया है। ओके, देखिए दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा, ये इसकी स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं किया गया है ना, ये ध्यान रखिएगा। ओके, 1920 में द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास, इसकी स्थापना इन्होंने किया था भीमराव अंबेडकर जी ने, है ना। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया था। 1942 में अनुसूचित जनजाति परिसंघ की स्थापना किया था। अब देखिए भारतीय रिपब्लिक पार्टी एवं बौद्ध सभा की भी स्थापना बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा किया गया है। 11 देखते हैं हम लोग। देखिए 11 में क्या बोल रहा है, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? देखिए संस्थाएं और संघ बनाने का जो अधिकार है ये केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है ये। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता सभी मौलिक अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसी कारण से इसे अक्षुण्ण रखने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधित प्रावधान किया गया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नंबर 12 देखिएगा क्या बोल रहा है। नंबर 12 में ओजोन छिद्र से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? देखिए ओजोन छिद्र से मतलब है, देखिए समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होती जाती है, कम होती है, जिससे यूवी रेज जो है अपना वो ज़्यादा अपने को इफेक्ट करता है, वो हम तक आसानी से पहुंचने लगता है। देखिए अब इसका डिटेलिंग में देख लीजिए, बहुत अच्छा दिया हुआ है। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना, इसी को बोलते हैं ओजोन छेद का तात्पर्य ओजोन परत का अवक्षय होने से है। समताप मंडल के ऊपरी भाग में पाई जाने वाली ओजोन परत सूर्य के पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। इन किरणों से आंखों के रोग, त्वचा कैंसर होने का जो है खतरा लगा रहता है और कृषि और जलवायु पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। जो अभी देख रहे हैं आप लोग, जो ये हमारा कार्बन जो है प्रॉपर कार्बन इमिशन हमारा बढ़ रहा है, साथ ही साथ जलवायु गर्म हो रहा है हमारा, यही सब रीजन है। ओजोन परत से सूर्य की पराबैंगनी किरणों को 70 से 90% तक तरंगे छान लेता है ओजोन परत। उसके बाद हमारे पास बिल्कुल प्यूरिफाई किरण आता है। ओजोन परत में छिद्र सबसे पहले फॉरमैन द्वारा 1973 ईस्वी में अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था, जहां सितंबर व अक्टूबर के दौरान ही ये वृद्धि होता है। ठीक है, आते हैं 13 नंबर सवाल पे। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? देखिए संयुक्त राष्ट्र दिवस की बात कर लें भाई, ये 24 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। ठीक है, अब देखिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसी कारण संयुक्त राष्ट्र संघ जो है 24 अक्टूबर को ये संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का जवाब देना है। ठीक है, चलिए भाई देखिएगा, यहाँ पे कूट हमारा सी बैठता है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हो जाएगा।
पेरियार उड़ीसा से रिलेटेड हो जाएगा। सिमलीपाल जो है हमारा, अगर हम बात कर ले, माफ कीजिएगा, पेरियार जो है हमारा ये संबंधित हो जाएगा, है ना, पेरियार हमारा संबंधित हो जाएगा केरल से, सिमलीपाल उड़ीसा से, बांदीपुर कर्नाटका से। सी वाला करेक्ट हमारा हो जाता है। ठीक है, चलिए, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? देखिए ये हाइड्रोमीटर मापता है। ठीक है, तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापने का जो यंत्र है वो है हाइड्रोमीटर। द्रव घनत्व मापी इसको हम लोग बोलते हैं। इसके द्वारा द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। इसमें द्रव्यों की विशिष्ट गुरुत्व निकाला जाता है। और हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। हिप्सोमीटर के द्वारा समुद्र तल से ऊंचाई का मापन किया जाता है। और ग्रेविमीटर के द्वारा एक वैज्ञानिक उपकरण है, इसके द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति का ज्ञात होता है। यहाँ पे 16 नंबर हमसे पूछ रहा है। 16 नंबर में क्या बोल रहा है एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा यहाँ पे उद्योग है और इसकी अवस्थिति है कहाँ पे, कौन सा उद्योग है। रेलवे उपकरण देखिए ये अपना संबंधित हो जाएगा भिलाई से। ठीक है, मोटर वाहन संबंधित हो जाएगा देखिए जबलपुर से। ठीक है, पोत निर्माण ये कोच्चि से रिलेटेड हो जाएगा, साइकिल लुधियाना से हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग 17 नंबर देखिएगा। 17 नंबर में क्या बोल रहा है, पौधे मिट्टी में घुले नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। किस में? देखिए प्रोटीन में ये चेंज कर देते हैं, है ना। पौधे देखिएगा यहाँ पे पेड़ पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं और उन्हें प्रोटीन में ये चेंज कर लेते हैं। नाइट्रोजन की थोड़ी मात्रा विभिन्न नाइट्रेटों के रूप में पाई जाती है। जंतुओं तथा वनस्पतियों में ये प्रोटीन के रूप में पाई जाती है। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे प्रमुख गैस है। वायुमंडल में 78% जो है नाइट्रोजन ही आपको मिलेगा। ठीक है ना। और नाइट्रोजन संयुक्त अवस्था में यह शोरा, अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड, यूरिया इन सब में पाया जाता है। चलिए 18 देखते हैं। हवा में परागण को क्या कहते हैं? हवा में परागण को हम लोग देखते हैं वायु परागण। ठीक है, पौधे के हवा द्वारा परागण को वायु परागण कहते हैं। पौधे में प्रजनन अंग मुख्यतः पुष्प होते हैं और प्रत्येक पुष्प में मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। ठीक है, बाह्य पुंज, दल पुंज, पुमंज और जयांग, ये 4 भाग होते हैं। ठीक है, और पुष्प के पुमंग और जयांग प्रजनन क्रिया में भाग लेते हैं, जिन्हें आवश्यक अंग भी कहा जाता है पुष्पों का, और इसे ही जननांग भी कहा जाता है। पुमंग पुष्प जो है नर युग्मक या मेल इसको बोला जाता है, और जैनांग को मादा युग्मक या फीमेल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं। ठीक है, युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है जिसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। ये देखिए दिल्ली पुलिस के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है ना। तो दिल्ली पुलिस के अंतर्गत 2017 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत ये स्टार्ट किया गया है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं की योग्यता और क्षमता के अनुसार उनका कौशल को उन्नत करने का से है। ठीक है, 20 देखिए केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो JNK अपना हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर, है ना। भारत में केसर का मुख्य उत्पादक राज्य यही है, और पूरे विश्व में केसर के उत्पादन में ईरान फर्स्ट है। ये सवाल देखिए 67वीं BPSC में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, 67वीं BPSC में सवाल पूछा था। ठीक है ना। चलिए 21 देखिएगा, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? देखिए ये निस्यंदन जो है ये जल संशोधन का तरीका है जो कि सूक्ष्म जीवों को ये नहीं डैमेज करता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है 22, NSDL का पूरा नाम क्या है? NSDL इसका है देखिए नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। देखिए NSDL का पूरा नाम तो आपने देख लिया। ये एक संगठन है जिसको सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड करने वाली होल्डिंग्स और सिक्योरिटी शेयर, बॉन्ड, कैश को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इस व्यवस्था में सभी काम ऑनलाइन होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर देखिएगा, कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? ये होती है देखिए फॉर्मिक एसिड की वजह से, है ना। जो कीट डंक मारते हैं तो खुजली जो होता है वो फॉर्मिक एसिड की वजह से होता है। एसिटिक एसिड देखिए ये सरलतम कार्बनिक एसिड है। इसके कारण सिरका में खट्टा स्वाद आता है, तीखी खुशबू भी इसमें से आती है। तो एसिटिक एसिड आप लोग जानते ही होंगे। लैक्टिक एसिड ये वाटर सेल्यूलोज से होता है और ये स्किन से जुड़ी परेशानियों से छुटकारा दिलाता है।
ठीक है, और ये त्वचा को ग्लोइंग और रेडिएंट रखने में सहयोग करता है। चलिए लैक्टिक एसिड। 24 देखिएगा, 24 में क्या बोल रहा है, निम्न हस्तियों पर विचार करिए, है ना। तो नसीरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर, मरकंद देश पांडे, इनमें से कौन थिएटर से जुड़ी हस्तियां हैं? तो सभी के सभी थिएटर से जुड़ी हस्तियां हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 25 नंबर देखिएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? देखिए ये है पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है ना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये जो है अंडमान द्वीप समूह पर वांडूर के पास में है, इसलिए इसे वांडूर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। यह पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना 1983 में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए किया गया था और 1972 तहत की गई थी। और इसमें जो है इस उद्यान में 2 प्रमुख द्वीप है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 26 नंबर देखिएगा, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? ये हो जाता है देखिए द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण से। ठीक है, बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। कुछ नहीं में से कुछ का निर्माण कुछ नहीं में से कुछ नहीं आता नियम के विरुद्ध है, अर्थात ऊर्जा का संरक्षण जो यह बताता है कि एक पृथक तंत्र की कुल ऊर्जा परिवर्तित नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 27 नंबर, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? देखिएगा ये आपको मैक्सिको से होकर नहीं गुजरेगा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है जहां से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है ना। देखिएगा यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश पर खींची रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधा चमकती हैं और विषुवत रेखा जो है अगर हम बात करें, देखिए निम्न देशों से होकर पहले गुजरता है। उससे पहले हम लोग भूमध्य रेखा देख लेते हैं। देखिए भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरता है। भूमध्य रेखा पर एशिया महाद्वीप के देश मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती आते हैं। भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश में देखिए सोमालिया है, केनिया, साओ टोम और प्रिंसिपी, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कोंगो और गैबोन, युगांडा, ये सब आते हैं। भूमध्य रेखा पे जो तीसरा जो अपना है क्या बोलते हैं, दक्षिणी अमेरिका देश है, जिसमें ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर से होकर गुजरता है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है ना। अब यहाँ पे एक बार देख ले विषुवत रेखा कहाँ कहाँ से गुजरता है। तो विषुवत रेखा देखिए इक्वाडोर से गुजरेगा, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कोंगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कोंगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव्स, इन सब से ये होके गुजरता है। ठीक है जी, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 28 देखिएगा, विश्व के इतिहास में पहला परमाणु आपदा कब हुआ था? तो विश्व के इतिहास में अगर हम लोग बात कर ले पहला परमाणु आपदा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे पहला परमाणु आपदा की बात हो रही है कि ये कब हुआ था, राइट। ध्यान दीजिएगा, पहला परमाणु आपदा जो है ये 6 अगस्त 1945 को हुआ था। हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 6 अगस्त 1945 को ये हुआ था। ठीक है, देखिएगा एक बारी, अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर यहाँ पे ये बम गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को और 6 अगस्त को जो है ये हुआ था। ठीक है, सबसे पहले 6 अगस्त को गिराया गया था और हिरोशिमा में, उसके बाद 9 अगस्त को जो है नागासाकी में गिराया गया था। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है और परमाणु बम में प्रायः नॉर्मली U-235 यूरेनियम और प्लूटोनियम Pu-239 तत्व का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। ठीक है, प्रथम परमाणु बम रॉबर्ट ओपनहीमर के द्वारा 1945 से बनाया गया था और हाइड्रोजन बम की अगर हम बात कर लें, ये नाभिकीय संलयन पर ये काम करता है। इसका आविष्कार एडवर्ड टेलर ने 1952 में किया था, इसका हाइड्रोजन बम का। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 29 देखिएगा, हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? हस्तांतरण मूल्य का संबंध जो है देखिए सरकार के बजट से है, माफ कीजिएगा कर लेखांकन से हो जाएगा। ठीक है, कर लेखांकन से है, यानी हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कर लेखांकन से। ठीक है, हस्तांतरण मूल्य कराधान लेखांकन में प्रयोग किया जाता है। चलिए 30 नंबर देखते हैं हम लोग, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा देखिए उत्तर प्रदेश में करी जाती है, सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नंबर 31 हम लोग देखते हैं। देखिए 31 में क्या बोल रहा है, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा की अगर हम लोग बात कर लें, देखिए वो भाषा थी पाली, है ना। गौतम बुद्ध अपने जितने भी प्रवचन होते थे वो पाली भाषा में देते थे, जिससे कि लोकल लोग उनके लैंग्वेजेस को समझ पाए।
ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे गौतम बुद्ध संवादों में पाली भाषा का प्रयोग करते थे और महावीर के संवादों की भाषा प्राकृत होती थी। बुद्ध का पाली होता था, महावीर का प्राकृत होता था, ये ध्यान रखिएगा। प्राकृत भारतीय आर्य भाषा के मध्य युग में जो अनेक प्रादेशिक भाषाएं विकसित हुई उसका सामान्य नाम प्राकृत कहा गया है। उन भाषाओं में साहित्य रचे गए हैं और प्राकृत साहित्य भी उसको कहते हैं। पाली लैंग्वेज जो है यह प्राचीन उत्तर भारत के लोगों की भाषा थी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है नंबर 32। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? ठीक है, तो देखिए विश्व एड्स दिवस अगर हम लोग बात कर लें, विश्व एड्स दिवस, ठीक है ना, देखिएगा ये हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। ठीक है, और यहाँ पे बाकी जो है दिन भी दिए हुए इंपॉर्टेंट। 1 मई मजदूर दिवस है, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस है, 12 जनवरी भारतीय युवा दिवस है, 15 जनवरी थल सेना दिवस है, 28 फरवरी भारतीय विज्ञान दिवस है, एंड सो ऑन, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 33 देख लेते हैं हम लोग एक बारी। निम्नलिखित में से कौन रक्षा मंत्रालय के विभाग हैं? ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे रक्षा विभाग हो जाएगा हमारा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग हो जाएगा, और साथ ही साथ रक्षा उत्पादन विभाग हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा? बी वाला यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा? ये खोला जाएगा देखिए चेन्नई में, राइट, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 7 अगस्त 2017 को इसकी घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, 35 देखिएगा, फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये चूंकि 18 वाला सेट है इसलिए आपको करंट अफेयर्स आपका देखने मिल रहा है। सैयद शाहिद हकीम, इसका डिटेल देखने का कोई मतलब नहीं है। 36 बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया, कब किया गया था भाई? ये देखिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। 1910 से 1916 तक इसका शासन रहा था। 1911 में जब ब्रिटेन के ये आए थे, राजकुमार आए थे, तो उनके द्वारा ही किया गया था। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन किया था और 16 अक्टूबर 1905 से विभाजन लागू हो गया था। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था, है ना, और 1911 में इसको फिर चेंज किया गया। देखिएगा अब हुआ क्या, 6 मई 1910 को जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के सम्राट बने और उनके सम्मान में 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में एक राज दरबार आयोजन किया गया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने सम्राट की ओर से बंगाल का जो विभाजन है इसको रद्द करने की घोषणा करी गई थी और 1911 में ही भारत की राजधानी कलकत्ता से ट्रांसफर करके दिल्ली बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 37। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम बताना है। वो है देखिए स्प्राइट। ठीक है, जो पीते हैं वो वाला नहीं, है ना, ये स्प्राइट है। ठीक है, स्प्राइट इसका नाम दिया गया है। 23 जून 2017 को बैकुथू स्टारशॉट कार्यक्रम में 6 अंतरिक्ष यानों को पृथ्वी के निम्न कक्षा में प्रक्षेपित किया गया। विश्व के सबसे छोटे इन अंतरिक्ष यानों को स्प्राइट्स नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है देखिए 38 नंबर, क्या बोल रहा है? भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। 1867 से 68 में दादा भाई नौरोजी ने वार्षिक आय का आकलन किया था और इन्होंने ही प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया जो है उस समय बताया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा 39, फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता है? देखिए फ्रंटियर गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। ओके, सीमांत गांधी बेसिकली हिंदी में, और प्रमुख व्यक्तित्वों में जो है इनके उपनाम जो है रिलेटेड होते हैं। और देखिए कुछ व्यक्तित्व में इनके उपनाम भगत सिंह, शहीद आजम, वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष और सरदार इनको बोला जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव, लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी लाला जी, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, सरोजिनी नायडू भारत के कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, एंड सो ऑन। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नंबर 40 देखते हैं हम लोग। 40 में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति देता है? ये देखिए 44वां राष्ट्रीय संशोधन हमारा देता है। ठीक है, 44वां राष्ट्रीय संशोधन हुआ था, उसी के द्वारा जो है ये शक्ति मिलता है। ठीक है, और आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनः विचार के लिए वापस भेज दें, लेकिन अगर दोबारा से वही बिल वापस घूम के आता है तो राष्ट्रपति मजबूर होगा उसको एनी हाउ उसको पास करना ही पड़ेगा।
क्वेश्चन नंबर 41 हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए, संविधान का प्रावधान और स्रोत कहाँ से लिया गया ये पूछ रहा है। देखिएगा यहाँ पे जो हमारा सही जो यहाँ मिलान हो जाएगा, यहाँ पे मौलिक अधिकार जो है देखिए अमेरिका के पत्र से लिया गया है, अधिकार पत्र से। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अगर इसकी हम लोग बात कर लें तो ये लिया गया है भाई आयरिश संविधान से। ठीक है, संसदीय सरकार ये लिया गया है भाई देखिए ब्रिटेन के संविधान से, और केंद्रीय राज्य संबंध ये कनाडा से लिया गया है। अगर सही कूट की हम लोग बात कर लें कि कौन सी कूट हमारा जो है यहाँ पे एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो हमारा सी वाला जो है सही हो जाता है। ठीक है, आपको मैंने यहाँ पे मैच करके दिखाई दिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 42 देखिए, किसे भारत का नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक नियुक्त किया गया है। तो ये देखिए काफ़ी पुराना है, इसलिए ध्यान रखिएगा राजीव महर्षि हो जाएगा तब के हिसाब से। अभी करेंटली कौन है ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 43। सर्क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य में है। तो सर्क्रिक विवाद की बात कर लें, ये ध्यान रखिएगा ये भारत और पाकिस्तान के बीच में सर्क्रिक विवाद है। ठीक है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में गुजरात में स्थित एक सीमा है। यह विवाद कच्छ के रण में 96 किलोमीटर लंबे मुहाने को लेकर है, और सर्क्रिक जो है पानी के कटाव के कारण बना हुआ है। वहाँ ज्वार भाटा के कारण जो है ना ये तय नहीं हो पाता है कि इसका कितना हिस्सा पानी में रहेगा और कितना पानी के बाहर रहेगा, इसलिए वहाँ पे हमेशा ही ज्वार भाटा आता रहता है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो विवाद का हिस्सा बना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 44 देखते हैं, किस देश ने वर्ष 2040 ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह से, यहाँ पे बात हो रही है, प्रतिबंध लगाने की निर्णय लिया है। ये निर्णय लिया है देखिए फ्रांस गवर्नमेंट ने। हमारा सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, फ्रांस गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया हुआ है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 45। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु बनाया गया है। आरंभ, सड़क, वाहन, या कौन सा बनाया गया है। ध्यान रखिएगा इस ऐप का नाम है, अगर हम लोग बात करें, आरंभ। ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारे अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। 46 नंबर, भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह है देखिए वेस्ट बंगाल। ठीक है, सी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 47 देखते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात कर ले, ये पब्लिश किया जाता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। बी हमारा यहाँ पे ठीक हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल है देखिए, नांगल किसके लिए जाना जाता है। नांगल, नांगल देखिएगा उर्वरक उर्वरक के लिए जाना जाता है। सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नांगल पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित है। यह मुख्यतः यूरिया का उत्पादन यहाँ पे होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा 49। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा रहा है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात देखिए तमिलनाडु में रहा है। हमारा बी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु में देखिए 996 सबसे अधिक है। यहाँ पे फिर समझिएगा, यहाँ जो ऑप्शन से इसकी बात हो रही है, अगर इस ऑप्शन में अगर केरला होता तो फिर केरल सबसे ज़्यादा हो जाता। 1084 है देखिए सबसे अधिक। सबसे कम दमनदीप 618 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा 50। लूसी दुनिया सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में हुआ है। तो ये हुआ है देखिए इंडोनेशिया के अंदर में। ठीक है, लूसी दुनिया सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, ये इंडोनेशिया में है। और विश्व की प्रमुख मड जो है वोल्केनो में आता है ये। और यूलिस्टिक पार्क अमेरिका, लूसी इंडोनेशिया, ईरान में, ईरान मकरान में, पाकिस्तान और ईरान में भी ये पाया जाता है। ठीक है, अलग अलग मतलब जो लाइव जो अभी वोल्केनोज है उसकी बातें यहाँ पे करी जा रही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है 55 नंबर। भारत के संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए करेक्ट हमारा हो जाएगा, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक बात है बिल्कुल। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे उद्देशिका उन उद्देश्यों की बात करता है जिन्हें संविधान स्थापित करना आगे बढ़ाना चाहता है। ठीक बात है।
और उद्देशिका उन स्रोतों को इंगित करता है जहां संविधान अपना अधिकार है। बिल्कुल ठीक है, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 56 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा कथन जो है पेटेंट के संदर्भ में जो है अगर हम बात कर लें वो सही नहीं है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, पहले तो यहाँ ऑप्शन ही आधा है। ठीक है, चलिए करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए वह अनंत समय के लिए किया जाता है। ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पेटेंट की अवधि 20 साल होती है, अनंत समय के लिए नहीं होती है, अनंत समय के लिए नहीं होता है, अतः विकल्प सी वाला कथन जो है यहाँ हमारा सही नहीं है। भारतीय पेटेंट कार्यालय को पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क के नियंत्रक जनरल के कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। ठीक है, चलिए 57 देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। ये देखिए चीन, भारत और बांग्लादेश से होते हुए गुजरती है। ठीक है, इसकी दाईं ओर सहायक नदियां जो है सुबनगिरी, सुबिनसिरी, संकोश, मानस, तिस्ता, पुथिमारी, भरला आदि है। और इसके बाएं ओर की सहायक नदियां हैं लोहित, दिबांग या सिकांग, बरही, बूढ़ी, दिहांग, धनश्री, ये सब है। ठीक है, आगे देखिएगा 58 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? भारत की सीमा से देखिए ताइवान नहीं लगता है। ताइवान पूर्वी एशिया में स्थित एक द्वीप है, इसके आसपास कई द्वीप को मिलकर चीन गणराज्य का अंग बना है, जिसका मुख्यालय ताइवान द्वीप है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 59 है, देखिए यूनेस्को, यूनेस्को के डायरेक्ट जनरल कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ये देखिए आंद्रे जुनेव जो है, करेक्ट हो जाएगा डी। और ये 2018 का पेपर है तो उस हिसाब से पूछा जा रहा है। अब यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल चेंज हो गए हैं, तो आप लोग कमेंट करके करेंटली अभी कौन है जरूर बताइएगा। 69, किस राजनीतिज्ञ ने द पॉल्यूशन ईयर्स है ना 1996 से 2012 नामक पुस्तक लिखी है? ये पुस्तक देखिएगा प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है, द कोलिजन ईयर्स। ठीक है, क्लियर। देश की राजनीति में जो प्रणब मुखर्जी एक जाने माने हस्ती रहे हैं और 13वें राष्ट्रपति भी रहे हैं, उन्होंने ही ये बुक लिखी है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं सवाल हमारा। सवाल नंबर 61, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है यहाँ पे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है। इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, सही बात है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी होती है, ठीक बात है। प्रत्येक मत का मूल्य एक सा होता है, ठीक बात है। हमारा बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा देखते हैं हम लोग। हमारा अगला सवाल है 62 नंबर। सकल घरेलू उत्पाद को डैश के रूप में परिभाषित किया गया है। तो सकल घरेलू उत्पाद को देखिएगा किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं के रूप में परिभाषित किया गया है, इसका ए हमारा सही हो जाता है। और निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट्स एसडीआर जिसको बोला जाता है ये होता है? तो देखिएगा ये होता है यूएसए डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, चीन युआन, यूरोपीय संघ के यूरो, सारे होते हैं। ये हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, विदेशी मुद्रा बेसिकली। ठीक है, 64 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है 64 में। देखिएगा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? तो जैव विविधता तप्त स्थल देखिए पश्चिमी घाट हमारा हो जाएगा करेक्ट, बी करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी घाट भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल है, ऐसा स्थान जहां स्थानीय एवं वैश्विक दृष्टि से प्रजातियों की समृद्धता है लेकिन आवास विनाश का संकट बना रहता है, तप्त स्थल यानी हॉटस्पॉट एरिया कहलाता है। किसी क्षेत्र की हॉटस्पॉट का दर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, जैसे जातियों का बहुतायता होना चाहिए, वहाँ कम से कम 0.5% या 1500 स्थानीय संवहनी पौधे होने चाहिए। उसके बाद देखिए 70% प्राथमिक वनस्पतियाँ नष्ट हो चुकी हो। हॉटस्पॉट शब्द का सबसे पहले यूज़ जो है मायर्स ब्रिटिश, ये एक जो जूलॉजिस्ट हैं 1988 में उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, भारत में देखिए 4 हॉटस्पॉट हैं। कहाँ कहाँ है? हिमालय क्षेत्र में है, इंडो बर्मा क्षेत्र में है, पश्चिमी घाट में है और सुंडा लैंड में है।
तो ये 4 क्षेत्र भारत में है हॉटस्पॉट क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल क्या बोल रहा है, 65 नंबर देखिए, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? तो ये है विटामिन के, इसको फिनोक्विनिन भी कहते हैं। शरीर में चोट लगने पर रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है, मतलब जो शरीर में चोट लग गया तो कुछ टाइम तक ब्लड बहता है, उसके बाद फिर ब्लड सूखने लगता है, तो वहाँ पे विटामिन के का बहुत इंपॉर्टेंट काम आ जाता है। जिसके शरीर में विटामिन के की कमी होती है उसका ब्लड कंटिन्यू बहता रहता है, और इसके कंटिन्यू बहने से उसकी मौत भी हो सकती है। विटामिन के का स्रोत क्या है? देखिए हरी पत्तियां हैं, टमाटर है, गोभी है, सोयाबीन है, जिंगर, अंडा, अंडा की जर्दी, पनीर, ये सब में विटामिन के आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा 66 नंबर देखिए, गर्म रेगिस्तान में तथा उसके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? देखिए लोएस मृदा इसको कहा जाता है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र के बाहर पवन द्वारा उड़कर लाए गए धूल एवं मिट्टी के महीन कणों की वृहद जमाव को कहा जाता है लोएस मृदा। ठीक है, चलिए 67 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य सही है? ठीक है, इनमें सही कथन देखिएगा, अगर हम बात कर ले 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक बात है। और आम्भी यानी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना को स्वागत किया था, सही है। ठीक है, हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा भाई? देखिए करेक्ट हमारा हो जाएगा सी वाला, 1 और 2 दोनों ही हमारे करेक्ट हैं। आगे देखते हैं हम लोग। ओके, चलिए हमारा अगला सवाल है 68, देखिएगा, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसके रचयिता कौन है? तो रामचंद्र गुहा के द्वारा ये बुक लिखी गई है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा 69, निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ह्यूमैनिटी फॉर्म इंडिया में क्या शामिल नहीं है? इसमें देखिएगा बिहू जो है शामिल नहीं है। यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ह्यूमैनिटी फॉर इंडिया के लिए बिहू जो है असम का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, इसको शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, बाकी सारे इसमें शामिल हैं। अगला सवाल हम देखते हैं, चलिएगा अगला सवाल है 70, 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? ये बनाया गया था देखिए भगत सिंह के द्वारा, राइट, एक करेक्ट हो जाएगा। 1926 में बनाया गया था इनके द्वारा, और इसका उद्देश्य था देश के नवयुवकों को जो है देश की भक्ति भावना जागृत करना और मजदूर और किसानों के राज्य की स्थापना करना। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 71, क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय संघ ने वर्ष 2017 को डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो ये देखिए पर्यटन और सतत विकास के लिए घोषित किया था, ये करेक्ट हो जाएगा, 17 का है करेंट। ठीक है, किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये पुस्तक के रचयिता है देखिए अल बरूनी। ठीक है, अल बरूनी के द्वारा जो है किताबुल हिंद की रचना करी गई है। किताबुल हिंद पुस्तक अल बरूनी द्वारा लिखा गया। अल बरूनी एक खगोल वैज्ञानिक था, भूगोल शास्त्री था, तर्कशास्त्री था, औषधि वैज्ञानिक था, गणितज्ञ था, दर्शन शास्त्र में उसका ज्ञान था, धर्म शास्त्रियों का विद्वान था। ये काफ़ी प्रोएक्टिव और मल्टी टैलेंटेड बंदा था ये। तो ये अरबी से अंग्रेजी भाषा में इस पुस्तक का अनुवाद एडवर्ड सी सचाऊ ने अल बरूनी इंडिया एन अकाउंट ऑफ द रिलीजन नाम से किया हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, चलिए हमारा अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73, फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया? तो इक्विटी लघु बैंक हो जाएगा। देखिए अब जो करंट अफेयर्स वाला जो क्वेश्चन आएगा ना 2017 वाला, उसको हम स्किप कर देंगे, मतलब का है नहीं। ठीक है ना, धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? देखिएगा ये संबंधित है अंतरपीढ़ीय साम्य से। ठीक है, डी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है, राइट। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे सुमेलित करना है। देखिएगा ब्रह्मचर्य, इसका संबंध हो जाएगा जन्म से 25 वर्ष तक। ठीक है, गृहस्थ की बात कर लेते हैं, गृहस्थ कब से कब तक होता है? गृहस्थ देखिए 25 से 50 होता है। वानप्रस्थ यहाँ पे देखिए 50 से 75, और संन्यास 75 से 100। ठीक है, सही हमारा डी वाला हो जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 76 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रह के लिए इस्तेमाल
किया जा सकता है। देखिए इसमें ऊर्जा संग्रह के लिए इस्तेमाल किए जाने की बात हो रही है, संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, संधारित बैटरी। तो इसमें करेक्ट जो हो जाएगा देखिए संपीड़ित वायु हो जाएगा, स्प्रिंग हो जाएगा, संधारिता, बैटरी, ठीक है, सारे के सारे हमारे हो जाएंगे। डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाता है। ठीक है, 77 देखते हैं हम लोग। ठीक है, 77 में क्या बोल रहा है, ब्लू चिप कंपनी क्या है। ब्लू चिप कंपनी क्या है, एक ऐसी कंपनी जो मत्स्य उद्योग से जुड़ी है। ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है, अधिक जोखिम भरे स्टार्टअप, एक कंपनी जो मेमोरी कार्ड का निर्माण करती है। ठीक है, 77 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसकी हम लोग बात कर लें। देखिए ब्लू चिप कंपनी जो है ना, ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत कंपनी को कहा जाता है। ठीक है, ब्लू चिप कंपनी ऐसी कंपनी को कहा जाता है जिसका शेयर मार्केट में लगातार मजबूती प्रदर्शित करता है और आगे बढ़ता रहता है और शेयर में ज़्यादा इसकी गिरावट नहीं आती है। ठीक है, आगे देखिएगा 78 में क्या बोल रहा है, राजस्व में रैयतवाड़ी का प्रयोग या प्रारंभ सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था स्टार्ट। तो अलेक्जेंडर रिड के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो भारत में रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रिड के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये ब्रिटिश भारत का सबसे ज़्यादा 51% भूभाग पर ये लागू था। ठीक है, 1792 में मद्रास के बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है 79 निम्नलिखित में से कौन सी अग्नेय चट्टान नहीं है। देखिए इनमें अगर हम बात कर लेना, शेल जो है अग्नेय चट्टान नहीं है। ठीक है, क्ले या शेल अवसादी चट्टान का ये एग्जाम्पल है, बाकी सारे पेरिडोइट, ग्रेनाइट, स्कोरिया ये अग्नेय चट्टान में आ जाएंगे हमारे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग 80 नंबर 80। चलिए जल्दी से क्लियर हो जाओ भाई। हाँ 80। चलो, महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017। देखिए ये 2017 करंट अफेयर कोई रिलेटिव नहीं है, बट फिर भी इंग्लैंड हुआ करेक्ट आंसर। ठीक है, 81 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा, देखिए कागज का जलना जो है ये रासायनिक परिवर्तन का आपका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा सवाल है 82 नंबर, निम्नलिखित में किसने विश्व का सबसे लंबा 100 Gbps तकनीक आधारित अंत समुद्री प्रणाली प्रारंभ किया है। ये स्टार्ट किया है देखिए रिलायंस ने। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली जो कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम 2017 में एशिया अफ्रीका के अंदर समुद्री केबल तंत्र की शुरुआत करने की घोषणा इन्होंने करी है। उसके बाद ये लोग बन गए 100 Gbps तकनीक आधारित कंपनी। और निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन करता है। ठीक है, 83 का देख लेते हैं हम लोग। देखिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन की बात कर ले, कौन करता है देखिएगा इसको। कुछ ज़्यादा मैं नीचे आ गया। अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बात हो रही है, इसका गठन कौन करता है। ठीक है, देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय परिषद की गठन अनुच्छेद 263 के अनुसार जो है राष्ट्रपति साहब करते हैं इसका गठन। ठीक है, और 263 के अनुसार राष्ट्रपति लोकहित में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करते हैं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन ठीक है कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। और प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का पदेन अध्यक्ष होते हैं, माफ कीजिएगा मैंने गठन बोल दिया था, पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री साहब होते हैं। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं 84 नंबर, कौन से आईआईटी संस्थान में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना है। तो ये है देखिए खड़गपुर के अंदर में। ठीक है, ये आईआईटी इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर अब एमबीबीएस की भी जो है डिग्री की पढ़ाई स्टार्ट होगी खड़गपुर के अंदर में। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं हम लोग, हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 85, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पे है। तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर जो है देखिए ये आपके इंडोनेशिया में मिलेगा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर विहार इंडोनेशिया के मध्यवर्ती जावा प्रांत में ये मंगोलांग नगर में स्थित है ना। ये महायान बौद्ध विहार है और ये 6 वर्गाकार चबूतरों पर बना हुआ है जिसमें 3 का ऊपरी भाग वृत्ताकार है। इसका निर्माण 750 से 854 ईस्वी के बीच में शैलेंद्र राजवंश के एक शासक ने करवाया था। ठीक है, और देखिएगा अंकोर वाट कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक
स्मारक भी है और यह रमवेर साम्राज्य के भगवान विष्णु के हिंदू मंदिर का जो है बना हुआ है और वर्तमान में संसार का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भी है ये अंकोर वाट। ठीक है, चलिए 86 देख लीजिएगा। हड़प्पा स्थल किस नदी पर स्थित है? तो हड़प्पा स्थल जो देखिए रावी नदी के तट पर है ना। हड़प्पा स्थल पंजाब प्रांत यानी पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा स्थल का खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। KNO2 का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए KNO2 का रासायनिक सूत्र की बात कर ले भाई, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? ध्यान रखिएगा, इसका रासायनिक सूत्र पोटेशियम नाइट्रेट हमारा हो जाएगा। डी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। हमारा अगला सवाल है, देखिएगा 88 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इनमें सही नहीं की बात कर ले। देखिए फंगस स्वपोषी, ये गड़बड़ है। फंगस जो है ध्यान रखिएगा पर्णहरित की अनुपस्थिति के कारण भोज्य पदार्थ की प्राप्त के लिए अन्य वनस्पतियों जंतुओं उसके मृत शरीर पर आश्रित रहते हैं। यह परजीवी के रूप में भी रहते हैं। परजीवी पादप अपना भोजन के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से अन्य पादप पर आश्रित रहते हैं जिन्हें परजीवी कहा जाता है। ठीक है, डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 89 निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? इनमें से देखिएगा गैसीय वायु प्रदूषण की बात कर लें। ओके, हाइड्रोकार्बन जो है ये गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है। हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक होते हैं जिन्हें हाइड्रोजन और कार्बन के सरल संयोजन से प्राप्त किया जाता है। यह गैसीय वायु प्रदूषक नहीं है। ओके, वायु उपस्थिति ऑक्सीजन पर जीवन निर्भर है और वायु अनेक गैसों का अनुपातिक मिश्रण कहा जाता है इसको। इसमें नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 0.03% होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। हाँ जी, चलिए फटाफट से आ जाओ भाई। 90 हमारा देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है? ठीक है, तो ऑपरेशन दुर्गा नामक जो कार्यक्रम है ये स्टार्ट किया गया है हरियाणा के द्वारा। बी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है हमारा 91 सुनहरी गोल्डन चावल क्या है? गोल्डन राइस जिसको हम लोग बोलते हैं। देखिएगा यह एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध होता है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गोल्डन राइस या सुनहरी चावल एक जीन संवर्धी फसल है जिसमें विटामिन ए जिसको बीटा कैरोटीन की विशेष रूप से आपूर्ति इसमें रहता है। ठीक है, विकासशील देशों में विटामिन ए की कमी के कारण बढ़ते रोगों की तीव्रता से निपटने के लिए गोल्डन राइस का जो है आविष्कार किया गया था। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 91 होगा हमारा। ठीक है जी, चलिए 92 है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष राजीव कपूर, हमारा डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 2017 के अनुसार ये डाटा दिया हुआ है। ठीक है ना, अभी करेंटली कौन है कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं 94 की ओर। क्वेश्चन नंबर 94, देखिए क्या बोला जा रहा है 94 में। क्वेश्चन नंबर 93 है, माफ कीजिएगा। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर पंचांग का यह पहला मास कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पंचांग का पहला महीना होता है? वो होता है देखिए चैत्र। ओके, डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 94 देखिए, मानव रक्त का जो पीएच साधारणतः कितना होता है? ह्यूमन ब्लड का जो पीएच मान है वो नॉर्मली कितना होता है ये बताना है। देखिए वो 7.5 से 8 तक होता है पीएच वैल्यू मानव रक्त का। ठीक है, चलिए भाई 95 देखते हैं। पुस्तक आई वॉट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटेरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है? देखिए इसके रचयिता की बात कर ले, ये हैं रघुराम राजन जी। डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं 96 में क्या बोला जा रहा है, देखिएगा एक बारी। जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? ध्यान रखिएगा इसमें जो है प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा देना चाहिए, है ना। इस प्रकार की परिस्थिति में प्रत्यक्ष करों में वृद्धि की जानी चाहिए जब कोई अर्थव्यवस्था स्फीतिकारी परिस्थितियों से गुजरती है तब। ठीक है,
चलिए अगला सवाल हम देखते हैं 97। तेज क्या है? तेज जो है यहाँ पे क्या है? देखिएगा ये डिजिटल पेमेंट ऐप है तेज। ओके। 98 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था? चंगेज खान का कौन बराबरी का था? तो सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो है इसके बराबरी का था, तो हमारा ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी उसके समकालीन था, उसी के टाइम में जो है इसका भी शासन चला था। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। देखिए हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 99 होगा। NAFTA के सदस्य कौन है? देखिए ये जो है USA, कनाडा और मैक्सिको जो है NAFTA के सदस्य हैं। ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज का हमारा इस सेट का आखिरी सवाल देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? करेक्ट हो जाएगा देखिए अनुच्छेद 21 के अधीन। ठीक है, डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिएगा हमारा इस सेट नंबर 1 से जो है हमने पूरा 100 सवाल किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपने राय जरूर शेयर करिए। 100 में आपने कितने सही किए अपने स्कोर जरूर शेयर करिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए अपने मित्रों में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।